नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन एक छोटा सा साइकिल पाथवे कह सकते हैं, अपन इस पाथवे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसके बारे में कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो कि ये जो पाथवे है संपन्न कहाँ पे होता है, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, संपन्न होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी जीवों के अंदर ये पाथवे पाया जाता है, ऑक्सीजन उपस्थित हो या ना हो, दोनों कंडीशन के अंदर चलता है। एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन में चलने वाला पाथवे है। प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के अंदर पाया जाने वाला एक बेसिक कॉमन पाथवे है, ठीक है। और ये जो है वो आपके जो श्वसन है, रेस्पिरेशन जो स्टार्ट होता है उसका पहला चरण है। इस पहले चरण के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जो डाइट ली है, आपने जो खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट लिया है, वो कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में, और जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है। ग्लूकोज के टूटने से ये पाथवे जो है वो प्रारंभ होता है और सभी कोशिकाओं, सभी जीवों के अंदर एक सामान्य पाथवे के रूप में चलता है। इस पाथवे में सबसे पहले देखेंगे अपन, तो ये पाथवे जो है वो 10 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। और 10 के 10 स्टेप जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर या साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो अपना ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। इसका मतलब एक जो फॉस्फेट है वो एटीपी से लिया जाएगा, इसको जो एटीपी है वो एक ग्लूकोज देगा, और इसके साथ में एक मैग्नीशियम आयन जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है ना। ये क्या है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। सेम इसी प्रकार से एक एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज ये कहाँ पाया जाता है भाई? लीवर के अंदर पाया जाता है। वो भी क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है या फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन काम सेम है। सेकेंड स्टेप में अगर अपन देखेंगे, ये जो स्टेप होती है ये कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। और ये कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। ये स्टेप कैसी होती है? सिर्फ एक की तरफ चलती है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। आगे अपन देखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट जब भी होता है तो एंजाइम जो है वो कौन सा आ जाएगा? आइसोमरेज एंजाइम आ जाएगा, और यहाँ पर कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस एक इरिवर्सिबल स्टेप आएगी। इरिवर्सिबल का मतलब है कि वो एक ही दिशा के अंदर चलेगी, और यहाँ पर पुनः एक एटीपी यूज में आता है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, और एंजाइम जो है वो आपको आ जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज जो कन्वर्ट होता है वो 1 एक फॉस्फेट और आ जाएगा यहाँ पे, तो इसे अपन क्या कहेंगे? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। इसका मतलब फॉस्फेट जो है वो 2 कार्बन पे उपस्थित है, एक तो 6 नंबर पे और एक 1 नंबर पे, इसलिए इसका नाम क्या जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ना, बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। हाँ हाँ, क्या है? एक मिनट। मैं उसी दिन दे दिया था, मैं दे दिया था मार्कर, मेरे पास ये ही है, तो ये ले लें। तो यहाँ पे अपन देखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये अब क्या होगा? इसका स्प्लाइट। अब इसका क्या होगा? स्प्लाइट होगा, ब्रेकडाउन होगा, ये टूटेगा। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 पार्ट्स में टूटेगा। 6 कार्बन का कंपोनेंट चल रहा है, तो 6 कार्बन जो है वो 3 कार्बन के अंदर कन्वर्ट होंगे।
3 कार्बन का मुख्य जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। एक इसी का दूसरा बनेगा डाईहाइड्रोएसीटोन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे इसे अपन कह सकते हैं DHA। ये जो एग्जाम्पल है वो तो कीटो का है और ये ग्रुप जो एंजाइम ये है एल्डोज का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं जिनके अंदर कीटो ग्रुप पाया जाता है। ये तो वो एग्जाम्पल है और यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये एग्जाम्पल किसका है, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। इसमें अपन देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है सबसे स्मॉल प्रकार के, ये जो ग्लूकोज है या फिर ये जो कंपोनेंट जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉल, सबसे छोटी ट्राइओज, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, ट्राइओज। कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे जो मोनोमर होते हैं उसे ट्राइओज बोलते हैं। 3 कार्बन के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके दोनों एग्जाम्पल हैं, ये कीटो ग्रुप का है और ये एल्डो ग्रुप का है। यहाँ पे अपन देखेंगे ये दोनों इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर, तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंजाइम है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम रहेगा, आइसोमरेज एंजाइम रहेगा। और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, आगे पाथवे में चलेगा और इस पाथवे से आगे एक फॉस्फेट को यूज में लेते हुए यहाँ से और एक इसमें बदल जाएगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कह सकते हो, डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये जो है आगे चलेगा पाथवे। अब 2 पाथवे आगे चल रहे हैं भाई, यहाँ तक एक, क्योंकि ये वापस अपन इसी में मिला दिए तो आगे 2 पाथवे चला रहे हैं। 2 पाथवे चलाएंगे तो 2 NADPH2 यूज, मतलब 2 H3PO4 यूज में आ गई। यहाँ पे अब निर्माण किसका होगा, हाई एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल है NADH2 का निर्माण होगा, जिसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। NADH2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, क्योंकि 2 पाथवे चल रहे हैं, एक पाथवे चलता तो एक मॉलिक्यूल बनता। इसमें एंजाइम जो है वो आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आगे अपन देखेंगे इससे जो बनेगा पदार्थ उसका नाम क्या है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो कंपोनेंट है इसका क्या नाम है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पे एक देखो, एक जो फॉस्फेट है ये वाला फॉस्फेट निकलेगा और किसके साथ में जुड़ जाएगा, ADP के साथ में जुड़ जाएगा। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे, क्योंकि 2 पाथवे चल रहे हैं तो 2 ATP बनेंगी। तो यहाँ पर जो ATP बनता है ये क्या है, फर्स्ट सबस्ट्रेट ATP, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सबस्ट्रेट ATP प्रोडक्शन। अगर पूछा जाए प्रथम सबस्ट्रेट ATP का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ होता है, तो यहाँ पे आप बताओगे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर प्रथम सबस्ट्रेट ATP का निर्माण होता है। क्योंकि ATP का निर्माण किस में होता है, ETS में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ATP का निर्माण हो रहा है तो इसमें पहला सबस्ट्रेट ATP का निर्माण यहाँ पे हुआ है। इससे क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 3 कार्बन की जगह पे जो फॉस्फेट था वो 2 नंबर कार्बन पे आ गया है, इसलिए इसी का नाम क्या चेंज कर देंगे अपन, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल देंगे। और जो कन्वर्ट करवाने वाला जो है, ग्रुप को मूवमेंट कराने वाला एंजाइम होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेज। तो ये आपका एंजाइम आ जाएगा। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज कर ली। अब यहाँ पर एक एंजाइम आएगा इनोलेज। ये क्या करेगा यहाँ पे, तो इसको ये क्या कर देगा, एक हाई एनर्जेटिक प्रोडक्ट बनाता है, हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। ये हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है भाई, PEP। कभी एग्जाम में शायद नेट में या किसी में या फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें इसका भी नाम था, तो वो भी आता है एनर्जेटिक मॉलिक्यूल में। नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एनर्जेटिक मॉलिक्यूल में आता है, क्योंकि जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है, ये इनोल जो बॉन्ड है यहाँ पे हाई एनर्जेटिक होता है फॉस्फेट वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा PEP बनेगा, जो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो निकल जाएगा,
यहाँ पे क्या है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट है, हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है। मैंने कहा ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा है तो क्या दिया देखो एटीपी। अब 2 पाथवे चल रहे तो कितनी एटीपी बनेगी, यहाँ पर 2 एटीपी बनेगी। 2 पाथवे चलाएंगे तो 2 एटीपी बनेगी, यहाँ पर 2 एटीपी बन गई। तो यह मॉलिक्यूल कितने बने हैं, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने हैं पायरुविक एसिड के नाम से। इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं 3 कार्बन के। ये तो क्या हुआ आपका कॉमन पाथवे है। यहाँ तक अभी कहीं भी इसमें कोई पाथवे के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहीं भी ऐसा टर्म नहीं आया है कि इसके अंदर O2 यूज में आए या CO2 निकले, ऐसा कहीं भी टर्म नहीं है। इसका मतलब श्वसन के लिए इसमें कोई डिपेंड नहीं करता है, एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशंस की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ना ही CO2 के निकलने की आवश्यकता है। अब अपन देखेंगे पूरे पाथवे में एनर्जी कितनी बनी इसके अंदर। तो सबसे पहले तो एनर्जी अगर आप देखोगे तो 1 एटीपी तो यहाँ पे यूज में आती है, 1 एटीपी यहाँ पे यूज में आती है। टोटल एटीपी जो है वो यूज में कितनी आई, 2 एटीपी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टोटल एटीपी जो है वो कितनी यूज में आ रही है भाई, 2 एटीपी जो है वो यूज में आ रही है। अब अपन देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या क्या हुआ है। प्रोडक्शन में 2 NADH2 बने हैं, ये वाले 2 बने हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट क्या बनी है, 2 एटीपी बने हैं। तो 2 एटीपी तो यहाँ बने हैं और 2 एटीपी यहाँ बने हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कितने बने हैं, 4 एटीपी बने हैं, 2 एटीपी और 2 एटीपी कितने हो गए। अब देखो एक कंडीशन होती है, अगर NADPH2 माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो, मतलब वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, यदि ऑक्सीजन उपस्थित हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो NADH2 है वो प्रवेश करता है ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाएगा, और यहाँ से क्या बना देगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 1 NADH2 जो है वो किसका निर्माण करता है, 3 ATP का निर्माण करता है। और यहाँ पर कितने बने हैं, 2 NADH2 है, तो 2 NADH2 है, इसका मतलब 6 ATP बनाएगा, क्योंकि 1 से 2 बनता है, यहाँ से 2 से 6 बनेंगे। तो 6 तो ATP बने हैं NADH2 से। और ग्लाइकोलाइसिस से सबस्ट्रेट लेवल, देखो ये सबस्ट्रेट लेवल मैंने फर्स्ट कहा था, और ये कौन सा है भाई, सेकंड सबस्ट्रेट लेवल ATP का निर्माण। ATP का निर्माण 2 जगह से होता है, सबस्ट्रेट लेवल फर्स्ट और सबस्ट्रेट लेवल सेकंड। यहाँ पे ATP बन गए। अब देखो यहाँ पे 6 ATP तो बने हैं किससे, NADH2 से। ग्लाइकोलाइसिस से बने हैं 4 ATP, कितने हो गए यहाँ पे 10 ATP। 10 ATP में से -2 ATP, -2 ATP, क्योंकि 2 ATP एक यहाँ पे यूज में आया है और एक यहाँ पे यूज में आया है, 2 ATP हो गए। तो 2 ATP को माइनस करोगे तो आप कितने बचेंगे, 8 ATP बचेंगे। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई तब की कंडीशन है ये, किसकी कंडीशन है ये, वायवीय कंडीशन, वायवीय श्वसन। अगर वायवीय श्वसन होगा तो ये कंडीशन चलेगी। अगर अपन ये कहें कि वायवीय कंडीशन ना पूछी जाए और सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी कितनी बनी, नेट या शुद्ध एटीपी, तो 2 एटीपी आएगा। शुद्ध या नेट एटीपी पूछी जाए तो 2 आएगा, क्योंकि उस टाइम पे अपने को NADH2 को काउंट नहीं करना होता है, क्योंकि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बनेगी। शुद्ध रूप से अगर अपन देखेंगे तो बनी कितनी है, 4 बनी है। 4 में से 2 यहाँ पे यूज में आ गई है। टोटल कितनी बनी है, 4 एटीपी बनी है। 4 में से 2 यूज में आ गई तो कितनी बचेगी, 2 एटीपी बचेगी। तो कभी भी पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध टर्म लगा हो या नेट टर्म लगा हो तो 2 एटीपी। यदि आपको शुद्ध और नेट टर्म ना पूछा जाए और सीधा पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी का निर्माण कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 4 होता है। 2 यहाँ पे बनी है, 2 यहाँ पे बनी है। इसका मतलब डिपेंड करता है कि अगला जो क्वेश्चन आपको पूछता है उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि अगला आपसे क्या पूछना चाहता है, या फिर वो आपसे क्या जवाब का एक्सपेक्ट करता है, क्या वो सुनना क्या चाहता है। तो वो चीज़ें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज। इसीलिए मैं आपको बार बार भी कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ते हो क्वेश्चन को, पेपर के अंदर आप एग्जाम टाइम पीरियड में पढ़ते हो,
तो आपको हर चीज़ को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है कि अगला पूछना क्या चाह रहा है। आप उसको एक बार रिवाइज करना, उसको सोचना कि क्वेश्चन को लैंग्वेज क्या है, वो कहीं सीधा पूछ रहा है या फिर घुमा के पूछ रहा है। कई बार वो इतना सीधा पूछ लेता है, अपन क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं घुमा के पूछ रहा होगा, और अपन उसका आंसर कहीं ना कहीं ज़्यादा दिमाग लगा बैठते हैं और गलत कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसी प्रकार से बताया है आपको, शुद्ध एटीपी पूछा जाए तो 2 एटीपी, और डायरेक्ट पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबस्ट्रेट लेवल पर कितने एटीपी बनते हैं तो 4 एटीपी। ये पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू वायवीय श्वसन हो, वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कितने एटीपी बनेंगे तो 8 एटीपी। क्यों? 10 एटीपी बनते हैं यहाँ पे, और 10 में से 2 माइनस कर देते हो 8 एटीपी बचते हैं। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हालांकि इसमें से इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं और आज भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर अपन बात करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को आज का अपना। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।